हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से संपूर्णाभ्यास में। तो कुछ भाग जो है इस चैप्टर का बच गया था, तो आज हम लोग उसी को पूरा करने वाले हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे कि बिहार बोर्ड में कम पढ़ के ज्यादा नंबर कैसे ला सके, कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है, कौन कौन सा पॉइंट छोड़ना है, और कौन कौन से पॉइंट को पढ़ा जाए और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग ये सारी चीज पढ़ रहे थे। तो जिसने भी ये वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है वो पहला भाग देख लेंगे, ताकि उससे संबंधित सारी जानकारी मिल सके, और उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा दोस्तों एंजाइम और न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन, ये तीन हम लोग को पढ़ने हैं। तो आज हम लोग इससे संबंधित सारे टॉपिक्स देख लेंगे जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम लोग का जो टॉपिक बच गया था वो है एंजाइम। वो क्या है? एंजाइम। एंजाइम क्या होता है दोस्तों? हमारे शरीर के अंदर जितने भी जैविक अणु है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, बाकी सब जितने प्रोटीन वगैरह है, तो क्या होता है वो टूट के छोटे छोटे कणों में टूटते हैं। जैसे स्टार्च, हम लोग ने पौधे का खाने वाला भाग खाया स्टार्च। अब स्टार्च क्या होगा? वो ग्लूकोज में टूटेगा। तो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ेगा कौन? तो स्टार्च में ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो रसायन इस्तेमाल में आता है, शरीर के अंदर वाले रसायन, उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का कार्य क्या है? जैव अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कराना। क्या करता है? जैव अभिक्रियाओं को कराता है। अब विभिन्न प्रकार के एंजाइम हमारे शरीरों में पाए जाते हैं जो विभिन्न तरीके के रासायनिक अभिक्रियाएं करती है। रासायनिक अभिक्रियाएं यानी अणुओं को तोड़ती है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से एंजाइम है और वो कौन कौन से अणुओं को तोड़ती है। तो पहला है हमारा एमाइलेज, जिसको लोग डायस्टेज भी कहते हैं। पहला है एमाइलेज, जिसको लोग क्या कहते हैं? डायस्टेज भी कहते हैं। ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। क्या करता है? ये स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है। दूसरा है माल्टेज। क्या दूसरा? माल्टेज। ये क्या करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। माल्टोज को ग्लूकोज में, माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज, उसी से लेक्टोज को तोड़ने के लिए लेक्टेक्स। ठीक है, लेक्टोज को तोड़ने के लिए लेक्टेक्स। अब ये लेक्टेक्स जो है लेक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और ग्लेक्टोक्स में, ग्लूकोज और ग्लेक्टोक्स में तोड़ेगा। ठीक है। अगला है इन्वर्टेज क्या करेगा? इन्वर्टेज सुक्रोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इन्वर्टेज सुक्रोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। हमने देखा था कि सुक्रोज क्या है? ओलिगोसेकेराइड यानी डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, और ये दो भागों में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तोड़ता कौन है इसको? तो इन्वर्टेज तोड़ता है। इन्वर्टेज एंजाइम का नाम है, वही इसको तोड़ता है। आगे ये पांचवा है यूरिएज नाम का एंजाइम है। ये क्या करता है? ये यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में तोड़ता है। क्या करता है? यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में तोड़ता है। ये याद रखेंगे, ये एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिर है पेप्सिन किसको तोड़ता है? पेप्सिन प्रोटीन को बचाता है। प्रोटीन को तोड़ता है अल्फा एमिनो अम्ल में। क्यों? क्योंकि प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल का ही तो बहुलक है। अब बहुत सारे छोटे छोटे अल्फा एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनते हैं। ये सब सारे बातें हमने पिछले वीडियो में करी थी, तो सब वहीं से मिलता जुलता है। फिर है ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ही तोड़ता है अल्फा एमिनो अम्ल में। ये दोनों सेम काम करते हैं यहाँ पे। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एंजाइम। ठीक है, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नंबर में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा एंजाइम टॉपिक से कुछ नहीं पूछा जाता, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। यही एंजाइम का नया टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है विटामिन। क्या नाम है? विटामिन। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो विटामिन क्या होता है? विटामिन हमारे शरीर के वे जैव अणु है जिसका निर्माण हमारा शरीर तो नहीं कर पाता, लेकिन जिसके अभाव में हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है। मुख्यतः जो विटामिन है, देखिए, हमारा शरीर निर्माण नहीं कर पाता, और ये इसके अभाव में क्या होते हैं? कई प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। पहले ये विटामिन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक विटामिन है जल में विलय, और दूसरा विटामिन है वसा में विलय। वसा यानी तेल। तो जल में विलय विटामिन का नाम है बी और सी, और वसा में विलय विटामिन का नाम है कीड़ा। क्या नाम है? कीड़ा से उसको याद रखेंगे, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है यकृत में और मांसपेशियों में। कहाँ? यकृत और मांसपेशियों में यह जाके संचित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। और विटामिन बी और सी जो कि जल में विलय है, ये हमारे उत्सर्जी माध्यम से यानी मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, और बी और सी की आवश्यकता पूर्ति के लिए हमें बार बार भोजन के माध्यम से इन्हें ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है। हाँ, एक चीज और है कि विटामिन बी12 में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये कोबाल्ट, या कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में। ये याद रखेंगे। और भी है जैसे क्लोरोफिल, विटामिन नहीं है। क्लोरोफिल विटामिन नहीं है। खनिज की बात आई तो मैं बता रहा हूँ। क्लोरोफिल में कौन सा
खनिज पाया जाता है। खनिज की बात बता रहे हैं, क्लोरोफिल कोई विटामिन नहीं है। तो क्लोरोफिल में जो विटामिन खनिज पाया जाता है वो है मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या? आयरन। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं, सॉरी प्रोटीन बोल रहे हैं, विटामिन होते हैं जिसके भाव में अलग प्रकार के रोग होते हैं और उस विटामिन के पूर्ति के लिए हम अलग प्रकार के भोजन खाते हैं और हर विटामिन का अलग अलग रासायनिक नाम होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या याद क्या करना है? सबसे पहले तो विटामिन, फिर है रासायनिक नाम, उनके कारण होने वाले रोग और ये विटामिन का स्रोत क्या क्या है। ये 4 चीजें आपको मालूम चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछता है। तो इसका लिस्ट मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप लोग उसे देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है, और उसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि जो विटामिन, हम लोगों ने यहाँ पे पूरा विटामिन का लिस्ट निकाल रखा है और लिस्ट के हिसाब से हम लोग सभी विटामिनों को बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे। लिस्ट ये है कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए का नाम दे रखा है एक्सोफाइटोल। ये नाम नहीं याद रखना विटामिन ए का, इसका नाम जो नाम याद रखना है वो रखना है रेटिनोल। क्या नाम रखना है? रेटिनोल नाम याद रखना है इसका, रेटिनोल, ठीक है, इसका रेटिनोल नाम याद रखना है विटामिन ए का। अब विटामिन ए दोस्तों कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है मछली के यकृत के तेल में, गाजर और मक्खन और दूध में पाया जाता है दोस्तों। और अगर इसको ना ले तो कौन सी बीमारी होगी? तो पहले देखिए आंखों के कोर्निया के कठोरता, ठीक है, रात्रि अंधता का मतलब है रतौंधी। रात्रि अंधता का मतलब है रतौंधी रोग होता है। ये मुख्य रूप से ये रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से। तो इसको आप याद कर लेंगे। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल, कहाँ पाया जाता है वो लिखा हुआ है, और कौन से रोग होते हैं वो है रतौंधी, ठीक है। अब आता है विटामिन डी, विटामिन बी1 का जो नाम है, रासायनिक नाम, वो है थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ मिलता है ये इससे नहीं पूछा जाता है एग्जाम, हाँ ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन से रोग होते हैं, बेरी रोग होते हैं, याद रखेंगे। विटामिन बी2 भी पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन, ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये भी देख लेंगे आप लोग, और इसके बारे में, रोग के बारे में चर्चा नहीं की जाती है, ठीक है। मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। विटामिन बी6 के बारे में नहीं पूछा जाता है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता। विटामिन बी12 के बारे में एक ही चीज़ पूछा जाता है कि बी12 में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंसर होगा कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, बस यही पूछा जाता है एग्जाम में, हाँ। और उसके बाद आते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है, ठीक है। और इसके साथ साथ इससे होने वाला जो रोग है ये पूछा जाता है, विटामिन सी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग इसको कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस पर ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद है विटामिन डी का नाम है कैल्सीफ्लोर इसलिए क्योंकि उसमें कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन डी जो सूर्य प्रकाश में जब हम लोग बैठते हैं तो हमारा हड्डी मजबूत होता है, कहा जाता है इसे, तो हड्डी बनता है कैल्शियम से। और विटामिन डी ले रहे हैं मतलब कैल्सीफ्लोर ले रहे हैं, यानी कैल्शियम ले रहे हैं हम लोग, कैल्शियम नहीं, हमारा शरीर कैल्सीफ्लोर मतलब बनाता है रासायनिक अभिक्रिया करके अंदर धूप की उपस्थिति में, तो वही विटामिन डी है हमारा। विटामिन डी की कमी से क्या रोग होता है? ये इंपॉर्टेंट है, रिकेट्स को याद रखेंगे। विटामिन डी की कमी में क्या होता है? रिकेट्स याद होता है। रिकेट्स क्या होता है दोस्तों? हड्डियों का दर्द जिसको कह सकते हैं, हड्डियों का दर्द है रिकेट्स, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला विटामिन है विटामिन ई का जो नाम है ये पूछा जाता है टोकोफेरॉल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। और ये दोनों नहीं पूछा जाता है विटामिन ई के बारे में। विटामिन के जो है दोस्तों, विटामिन के का नाम है फाइलोक्विन, ये नहीं पूछा जाता विटामिन के बारे में। और हाँ ये पूछा जाता है विटामिन के कमी से क्या होता है? तो विटामिन के कमी से होता है रक्त के थक्का जमने में समय वृद्धि, मतलब रक्त का थक्का जमता ही नहीं जल्दी, वो बहते रहता है, कहीं कहीं कट उठ गया तो बह रहा है, तो विटामिन के कमी से ऐसा होता है दोस्तों। तो अब हम लोग समझेंगे न्यूक्लिक अम्ल को। तो सबसे पहले देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। अनुवांशिकता क्या होता है दोस्तों? कि वो गुण जो हमें पूर्वजों से हमारे अंदर आते हैं और हमसे हमारे क्या बोलते हैं, अवसानुगत चलते रहेंगे आगे की ओर। जैसे पिता से माता से कुछ गुण हमारे अंदर आते हैं, तो वो गुण जो है, वो गुण आने का जो प्रक्रिया है उसको अनुवांशिकता कहते हैं। और वो गुण क्यों आते हैं? तो वो गुण आने का कारण है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के कारण वो गुण आते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो है हमारे शरीर के ऐसे जीवाणु है जो वंश
एक वंश से दूसरे वंश में आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए न्यूक्लिक अम्ल को हम लोग अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी मानते हैं कि अनुवांशिकता को फैलाने का काम न्यूक्लिक अम्ल ही करता है। दूसरी बात, ये क्रोमोसोम में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम कुछ इस तरीके की रचना होती है और ये रचना कहाँ होती है? ये रचना कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है रचना। ये रचना कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में। अब क्रोमोसोम जिससे बना है, क्रोमोसोम के छोटे छोटे इकाई को हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्रोमोसोम की छोटी छोटी इकाई को हम लोग कहते हैं जीन। ठीक है, अब देखिए ये जो जीन है या क्रोमोसोम है, ये जीन हो या क्रोमोसोम हो, ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बनी होती है। किस प्रोटीन से बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। अब देखिए कि जो न्यूक्लिक अम्ल है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल ये दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए जो है, देखिए डीएनए को हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये 12th के एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, स्पेलिंग के साथ, स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब डीएनए का जो संरचना होता है दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से होता है, सीढ़ीनुमा संरचना होता है। सीढ़ीनुमा संरचना होता है डीएनए का, ध्यान रखिए। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि डीएनए की संरचना कैसी होती है? सीढ़ीनुमा होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे डीएनए और आरएनए किस प्रकार से बने हुए हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज है। अगर 12th क्लास के बिहार बोर्ड में 12th क्लास का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ से बन जाएंगे, यहाँ के अलावा कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। लेकिन इसमें थोड़ा सा और जानकारी ले लेंगे ताकि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन नए पूछे जाते हैं तो वो चीज हम लोग देख लेते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हमने कुछ यहाँ पर नाम लिख रखा है। ये क्या है? ये डीएनए एवं आरएनए। आरएनए में पाए जाने वाले क्षारक है। क्या है? डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले क्षारक है। डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले क्षारक है, यानी क्षार है जो डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए में दोनों में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। कितने? 4 प्रकार के। डीएनए में भी 4 और आरएनए में भी 4। लेकिन हमने यहाँ पे 5 नाम लिख रखी है। क्यों लिख रखा है? ये देखिए पहले, ये जो 3 डीएनए क्षारक है, ये क्षारक जो है ये डीएनए और आरएनए दोनों में मिलेगा। डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। ये तीनों जो है डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। और दो जो नीचे लिख रखे हैं, दो जो नीचे लिखा हुआ है, ये पाया जाएगा आपको डीएनए में और ये पाया जाएगा आपको आरएनए में। और बाकी ये तीनों जो है ये दोनों में पाया जाएगा, दोनों में। तो दोनों के पास 4 क्षारक होते हैं। अंतर ये है कि डीएनए के पास थायमिन क्षारक है और आरएनए के पास थायमिन के जगह पे, थायमिन ना होकर के उसके जगह पे यूरेसिल क्षारक है जो कि डीएनए के पास नहीं है। तो बस डीएनए और आरएनए में बस इतना का फर्क होता है। 2 टर्म है और 2 टर्म है, उसको समझ लेते हैं। 2 टर्म को, 2 टर्म है, एक है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये क्या होते हैं? अगर डीएनए और आरएनए की संरचना में एक फास्फोरिक क्षारक होता है, फास्फोरिक एस्टर जिसको बोल सकते हैं, फास्फोरिक एस्टर कह सकते हैं इसको। इस तरीके से होगा फास्फोरिक एस्टर, इस तरीके से फास्फोरिक एस्टर होता है। ठीक है, इस तरीके से फास्फोरिक एस्टर होता है। तो अगर संरचना में अगर डीएनए या आरएनए कोई भी हमारा कौन सा न्यूक्लिक अम्ल है, अगर हमारे पास एक न्यूक्लिक अम्ल है और न्यूक्लिक अम्ल में अगर ये फास्फोरिक संरचना लगा हुआ है, अगर ये फास्फोरिक संरचना लगा हुआ है तो वो उसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। और ये संरचना नहीं है तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। इसका नाम क्या है? फास्फोरिक एस्टर। तो बस न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड 2 टर्म थे। अब इससे ज्यादा बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते न्यूक्लिक अम्ल से। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल उतना का हम लोग अध्ययन करा है। ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता था, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों मिलाकर के भी बहुत ज्यादा लंबे हो सकते थे। लेकिन हमने इसको 1 से 1.5 घंटा या 1 घंटा या 1.25 घंटा के बीच में हमने कवर करा है इसको, ये पूरा चैप्टर को। इसके बाद आप जितना भी ऑब्जेक्टिव बनाना चाहे बना सकते हैं। और सब्जेक्टिव के लिए भी मैं एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लेके आऊंगा और सारा डिस्कशन कर दूंगा। ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और ये शॉर्ट तरीका है, इससे शॉर्ट नहीं बन सकता। ठीक है,
तो आप लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चन बैंकों में या जहां भी ये क्वेश्चन मिलता है वो देखेंगे। मैं भी एक क्लास इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का करवा के रख चुका हूं यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।